जेई एडवांस 2023 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 14 मैथमेटिक्स। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक अलग मेथड बताऊंगा इसका। कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स निकल करके आएगी जहाँ पर हम बी की डायरेक्ट यहाँ पर इसकी कंडीशन देख सकते हैं कि अगर बी की वैल्यू 1/2 7 अल्फा माइनस 3 अगर यहाँ पे ले लेते हैं तो ये जीरो बन जाएगा। ये जीरो इसके जीरो होने पे डिपेंड करता है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा या फिर नो सॉल्यूशन केस होगा। चलो इसको डिटेल से देखते हैं किस तरह से करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। पहली इक्वेशन ये दी हुई है, दूसरी इक्वेशन ये दी हुई है, पहली इक्वेशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये इक्वेशन दी हुई है। तीन इक्वेशन दी हुई है। अब तीन इक्वेशन दी हुई है, उसके बाद में अल्फा बीटा गामा के ऊपर ये पूछ रहा है कि कौन सी किस किस वैल्यू के लिए यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। उसके बाद में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन भी दे दी इसने। तो इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे एक एक डिटेल के साथ में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमारी जो इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14, अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर से। पहली इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन थी x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन x प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा जेड इक्वल टू 11। y की जगह कुछ नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, 0y। ठीक है। थर्ड इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस बीटा जेड इक्वल टू गामा। ओके, ये हमें तीन इक्वेशंस यहाँ पे दी हुई है। अब इन तीन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स बना करके सोल्व करने का ट्राई करेंगे। मैट्रिक्स किस तरह से बनेगी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे डायरेक्ट इसकी। ठीक है, एक थोड़ा सा अलग मेथड है, 11-12 से थोड़ा सा अलग मेथड है, समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है, बहुत एक एक डिटेल के साथ में बताऊंगा। तो इसकी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगी 1, यहाँ पे x के कोफिशिएंट लिखे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोफिशिएंट किसके लिखेंगे हम? x के, और यहाँ पर y के और यहाँ पर z के। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, y के कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 2, 0 एंड -3, z का 1 अल्फा एंड बीटा। ओके, उसके बाद में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। सामने कितना है? 7, 11 एंड गामा। ओके, अब इसके अंदर ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि इसको एक्लन फॉर्म में लेके आना है। एक्लन फॉर्म जो है वो 12th के बाद में मतलब सिखाई जाती है वैसे तो, लेकिन नॉर्मल जो क्वेश्चन सॉल्विंग है उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। जेई के लिए भी बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। एगलन फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट एंट्री के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको जीरो बनाना विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट एंट्री। इसके नीचे वाली जीरो बन गई। फिर सेकंड रो में देखते हैं, सेकंड रो में जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, है ना। उसकी हेल्प से उसके नीचे वाली सारी एंट्रीज को जीरो बनाना। फिर थर्ड रो देखते हैं, थर्ड रो में जैसे यहाँ पहुंचे तो इसके नीचे तो कोई है ही नहीं, तो ये वाला नॉन जीरो रह जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो मैं इस फर्स्ट एंट्री से इसको और इसको, इन दोनों एंट्रीज को जीरो बनाऊंगा। तो क्या बनाएंगे यहाँ पर? कौन कौन सा ऑपरेशन लगेगा? ऑपरेशन लगेगा R2 पे ऑपरेशन लग रहा है R2 माइनस R1, एक ऑपरेशन तो ये लगेगा। दूसरा R3 पर लगा देते हैं, R3 पर ऑपरेशन लग रहा है R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये एंट्री और ये एंट्री जीरो बन जाएगी। तो फाइनल जो हमारी मैट्रिक्स निकल करके आएगी वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह की होगी। ऑपरेशंस लगाने के बाद में 1 0 0 2
-2 एंड -7, 1 अल्फा -1 एंड बीटा -2, और यहाँ पे है 7 एंड 4 एंड गामा -14। ओके, यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, ये ऑपरेशंस लगाने के बाद में ये मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब इस एंट्री की हेल्प से, या तो इस एंट्री को पहले 1 बनाओ फिर इसको 0 बनाओ, इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी हेल्प से, इस एंट्री की हेल्प से इसके नीचे वाली एंट्री को 0 बनाएंगे। इसके नीचे वाली एंट्री को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेशन लगा सकते हैं, R3 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन? R3 -7/2 R2। अगर R2 को 7/2 से मल्टीप्लाई करके R3 में से माइनस कर दिया जाए तो ये जो एंट्री है ये 0 बन जाएगी। देखते हैं। तो हमारी जो मैट्रिक्स मिली हमको, क्या मिली? मैट्रिक्स मिलेगी 1 0 0 एंड 2 -2 0 एंड यहाँ पर मिलेगा 1 एंड यहाँ पर अल्फा -1 एंड यहाँ पर मिलेगा हमें बीटा -1/2 7 अल्फा -3। ओके, और यहाँ पर मिलेगा 7 4 एंड गामा -28। ओके, ये हमारा यहाँ पर मैट्रिक्स निकल करके आएगी। ओके, ये जो कॉलम है ये x वाला कॉलम है ना। कौन सा कॉलम है ये? x वाला। अरे ये क्या खुल गया, एक सेकंड। ये जो कॉलम है ये x वाला कॉलम है, ये y वाला कॉलम है और ये z वाला कॉलम है। तो यहाँ पर x की एंट्रीज है, यहाँ पर y की है, यहाँ पर z की है। तो हमने एक ऐसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना ली। इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को ही हम मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, एक्लन फॉर्म बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स से जो इक्वेशंस निकल करके आती हैं, इस मैट्रिक्स से जो इक्वेशंस निकल करके आती हैं, उन इक्वेशंस की फॉर्म देख लेते हैं कि किस तरह की इक्वेशन होगी, किस तरह की इक्वेशन होगी। सबसे पहले इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वाई जेड वाला कॉलम बीच में था ना, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 × x 0 × y इंटू ये वाली टर्म इंटू जेड इज इक्वल टू गामा -28। ठीक है, सबसे पहले जेड वाली, चलो फर्स्ट वाली लिख लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या आएगी? x + 2z + x + 2y, x + 2y + z = 7। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई यहाँ से, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी? 0 × x 0 -2y + अल्फा -1 × z शुड बी इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगी? थर्ड इक्वेशन आएगी बीटा -1/2 7 times अल्फा -3 × z is equal to gamma -28. This should be my third equation. Okay. Now अब अल्फा बीटा और गामा के ऊपर कुछ कंडीशंस दी हुई है। अल्फा बीटा गामा के ऊपर कुछ कंडीशंस दी हुई है। उन कंडीशंस को हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बीटा की वैल्यू 1/2 7 times अल्फा -3 हो, अगर हो एंड गामा की वैल्यू 28 हो, देन सिस्टम है, ये जो सिस्टम बनेगा लीनियर इक्वेशंस का, इनके पास में या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। क्या होगा इन तीनों में से, इनकी बात हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले बीटा की जगह 1/2 7 अल्फा -3 और गामा की जगह 28 रख करके देखते हैं। देखो बीटा की जगह अगर 1/2 7 अल्फा -3 रखते हैं तो बीटा की वैल्यू यही तो है, बीटा माइनस बीटा क्या बन गया? 0। यहाँ पर आया 0,
गामा की जगह अगर 28 रखते तो यहाँ पर भी क्या आया 0। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, इस इक्वेशन से क्या मिला, इससे मिला 0 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। नाउ जेड के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है ना, जेड जो है रियल नंबर से लिया जा सकता है। अगर जेड रियल नंबर से लिया जा सकता है तो यहाँ पर हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर जो P जो आपका ऑप्शन है, P जो ऑप्शन है, P ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बीटा इक्वल टू 1/2 7 अल्फा माइनस 3 एंड गामा इज इक्वल टू 28 अगर रखा जाए तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, ये इंप्लाई कर देगा कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ये P के लिए कंडीशन हमारे पास में आ गई। अब देखते हैं Q ऑप्शन क्या कह रहा है। Q ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ बीटा की वैल्यू तो 1/2 7 अल्फा माइनस 3 हो लेकिन गामा की वैल्यू 28 के इक्वल ना हो। देखो बीटा की जगह तो अगर 1/2 7 अल्फा माइनस 3 अगर होगा तो ये तो किस तरह का बन जाएगा, ये तो 0 बन जाएगा ना। 0 इंटू जेड इज इक्वल टू गामा की जगह अगर 28 के अलावा कुछ भी नंबर आ जाए, कुछ भी नंबर, तो ये जो कुछ भी नंबर होगा ये नंबर रियल तो होगा नहीं ना, ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता होगा ना किसी रियल नंबर के सेट में। क्यों, क्योंकि किसी को भी 0 टाइम्स करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो 0 नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पर हमें नो सॉल्यूशन का केस मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, नो सॉल्यूशन। तो बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2 7 अल्फा माइनस 3 and gamma should not be equal to 28, then we get no solution, no solution। ओके, P हो गया, Q हो गया, एंड अब R देखते हैं। R क्या कह रहा है, R कह रहा है इफ बीटा भी 1/2 7 अल्फा माइनस 3 के इक्वल ना हो, गामा भी इक्वल ना हो, बीटा भी इक्वल ना हो और गामा भी इक्वल ना हो, तो इस केस में हम अल्फा की वैल्यू 1 लेकर के देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर केस बनता है। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू क्या ना हो 1/2 7 अल्फा माइनस 3 ना हो, एंड गामा की वैल्यू भी क्या ना हो 28 के इक्वल ना हो, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लो। देखो अल्फा की वैल्यू अगर 1 रखते हैं ना, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये वाली जो एंट्री है ये 0 बन जाएगी, ये एंट्री 0 बन जाएगी, ये एंट्री 0 बन जाएगी। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या बनेगी, -2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ से y की ऊपर कंडीशन आ जाएगी ना, y के ऊपर क्या कंडीशन आ जाएगी कि y की वैल्यू -2 होनी चाहिए। जैसे ही y के ऊपर कंडीशन यहाँ पर आई तो हम क्या बोल देंगे कि y जो है y कंस्टेंट हो गया -2 से, मतलब -2 के इक्वल होना चाहिए। तो y के ऊपर कंडीशन आ गई तो x और y के ऊपर भी, x और z के ऊपर भी अपने आप कंडीशन यहाँ पे इस इक्वेशन से आ जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन से यहाँ पर x के ऊपर भी कंडीशन, y के ऊपर भी कंडीशन आ गई, z के ऊपर भी कंडीशन आ जाएगी। जब इन तीनों के ऊपर कंडीशन आ जाएगी, अच्छा देखो अभी तो y की कंडीशन देख लिए, अब ये जो एंट्री है ये नॉन जीरो है, ये जो एंट्री है वो क्या है, नॉन जीरो है, और ये वाली एंट्री भी नॉन जीरो है अकॉर्डिंग टू और आर। ठीक है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो। तो सम नॉन जीरो नंबर, लेट स्टार दैट नंबर, सम नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई इनटू जेड इज इक्वल टू सम अदर नंबर, है ना। तो ये तो एक यूनिक सॉल्यूशन हो गया ना। ये तो देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो कब मिलता है ना कि 0 इंटू जेड इक्वल टू 0 हो जाए, तब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन कुछ नॉन जीरो नंबर को जेड से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नॉन जीरो नंबर मिलते हैं, तो वो नंबर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये जो आर जो ऑप्शन है वो क्या इंप्लाई कर देता है, आर ऑप्शन इंप्लाई कर देता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, नाउ यूनिक सॉल्यूशन विद y शुड बी इक्वल टू -2, ये भी तो इंप्लाई कर रहा था ना इसके साथ में। ओके, नाउ क्या देखते हैं अब, ऑप्शन आर हो गया, एस देखते हैं। एस
एस के अंदर क्या है, एस बी तो है इक्वल नहीं है, बीटा जो बीटा की वैल्यू जो है वो तो इक्वल नहीं है 1/2 7 अल्फा माइनस 3 के, लेकिन जो गामा की वैल्यू है वो इक्वल कर दी इसने 28 के, और अल्फा की वैल्यू 1 यहाँ पर ले ली। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, देखो यहीं पे समझा देता हूँ समझने के लिए, तो हाँ इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अल्फा की जगह तो यहाँ पे इसने 1 ले लिया, तो ये तो कहाँ चला जाएगा, ये तो 0 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी, लेकिन बीटा की वैल्यू इसने नॉन जीरो ले ली। बीटा की वैल्यू इसने क्या ले ली, नॉन जीरो, जो जीरो नहीं है। ओके, एंड देन यहाँ पर इसने वैल्यू ले ली कोई, यहाँ पर क्या ले ली, अल्फा की वैल्यू, गामा की वैल्यू क्या थी 28। ओके, तो गामा की वैल्यू कितनी ले ली यहाँ पे 28 ले ली, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, 0 हो गया। तो ये कुछ हमें इस टाइप का मिलेगा कि कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई किया जेड से, तो वहां पर क्या मिला, हमें 0 मिला, वहां पर हमें क्या मिला, 0 मिला। तो इस केस में कौन सा होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, ये वाला जो केस होगा उस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखो ये तो नॉन जीरो नंबर है, ये तो नॉन जीरो नंबर है, और इसकी जगह 0 रखेंगे तभी तो 0 के इक्वल आएगा ना। तो यहाँ पे z के ऊपर कंडीशन लग गई कि z को 0 होना ही पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो z को 0 होना पड़ेगा, और अल्फा माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे 0 हमने कर ही दी थी, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी -2y = 4। y के ऊपर भी कंडीशन आ गई, क्या आई y के ऊपर कंडीशन, -2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -2, एंड यहाँ से इसकी z की आ गई, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा इस केस में। इस केस में भी क्या मिल जाएगा, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो जो s है वो जाकर के कहाँ मिल जाएगा, a में, s है जो कहाँ मिल जाएगा जाकर के a में। ठीक है, और साथ में ये वाला जो था, दोनों ही 0 नहीं थे, ये वाला भी जा करके ए में मिल जाएगा। एक सेकंड रुको, आर जो है ना, आर, एस और आर, एस, अच्छा, देखो एक चीज और है इसके अंदर, हमें 2 कंडीशन और दी हुई है ना, याद ही नहीं था, 2 कंडीशन और दी हुई है कि देखो y की वैल्यू -2 मिली और z की वैल्यू 0 मिली। ये किस कंडीशन में मिला था हमें, ये किस कंडीशन में मिला था, ये हमें मिला था s वाली कंडीशन में। ये हमें कब मिला था, s वाली कंडीशन में। s तो हमने लिखा ही नहीं, यहाँ पे देख लिया ना। ठीक है, s वाली कंडीशन के अंदर क्या मिला था हमें, कि जब बीटा की वैल्यू तो नॉन जीरो हो, लेकिन गामा वाली जो आगे जो वैल्यूज हैं वहां पे 0 मिल जाए हमें। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल गया था, तो ये जा करके इसके साथ में मैप हो जाए, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एस वाला जो ऑप्शन है वो ये इम्प्लाई करता है, और आर वाला जो ऑप्शन है वहां पर हमें क्या मिला था, यूनिक सॉल्यूशन मिला था ना, तो आर वाला जो है वो जा करके 1 पे मैप कर जाएगा, आर वाला जो है वो जा करके 1 पे मैप कर जाएगा। उसके बाद में क्यू जो है, क्यू में क्या था, नो सॉल्यूशन था, क्यू के अंदर क्या था, नो सॉल्यूशन, तो नो सॉल्यूशन वाला इसमें मैप कर गया, मैप क्या है यार, मैप बोल रहा हूँ, इसमें जाकर के मिल गया। ठीक है, और P जो है उसके अंदर क्या मिला था, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थे, P के अंदर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस थे, तो ये जा करके 3 से मिल गया। ठीक है, नीचे मिल रहा है इसको, तो P 3 से मिल रहा है, ऑप्शन ए में P 3 से मिल रहा है, Q किससे मिल रहा है, 2 से। ठीक है, R किससे मिल रहा है, R 1 से मिल रहा है। ठीक है, S 4 से। ठीक है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इज, एक ऑप्शन सही है ना इनमें से, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।